सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं एक डेटा सोर्स को कनेक्ट करूँ, मेरे पास एक डेटा होना चाहिए, राइट। हमारे पास एक साइकिल कंपनी का डेटा है एडवेंचर वर्क उस साइकिल कंपनी का नाम है। उसी कंपनी के कुछ डेटा में डायमेंशन टेबल्स हैं एंड फैक्ट टेबल्स हैं। ओके, सो डायमेंशन टेबल्स की बात करूँ तो डायमेंशन टेबल कंटेन्स ओनली एट्रीब्यूट्स एंड फैक्ट टेबल कंटेन्स बिजनेस वैल्यूज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैटेगरी का सब कैटेगरी का एक टेबल है। सो कैटेगरी टेबल कंटेंट कैटेगरी का नाम एंड उसका एक प्राइमरी की। सो आई एम हैविंग दिस कैटेगरी टेबल, जिसमें कैटेगरी की को एक कैटेगरी की नाम का एक कॉलम है जो एक यूनिक आइडेंटिफायर है ईच कैटेगरी के लिए। तो उसका ये प्राइमरी की हुआ। ठीक है, इस टेबल का ये प्राइमरी की हुआ एंड दिस इज कैटेगरी नेम। सो 1 belongs to bike, 2 belongs to component, 3 belongs to clothing and 4 belongs to accessories. सो यहाँ पे ये कैटेगरी नेम जो है ये एट्रीब्यूट्स है। इस प्राइमरी की को यूज किया गया है सब कैटेगरी के टेबल के अंदर। लेट्स सी, यहाँ पे ये प्रोडक्ट कैटेगरी की है एंड ये अगेन सब कैटेगरी की एक्ट एज अ प्राइमरी की ओवर हियर इन दिस टेबल, बट दिस प्रोडक्ट कैटेगरी की एक्ट एज अ फॉरेन की। सो ये रेफरेंस ले रही है इस प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल का, क्योंकि हायरार्की जो बनती है हमारी हायरार्की है कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। तो एक कैटेगरी होगी, उस कैटेगरी की मल्टीपल सब कैटेगरीज होगी एंड मल्टीपल सब कैटेगरी कंटेंट्स मल्टीपल प्रोडक्ट। ईच सब कैटेगरी कंटेंट्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो हायरार्की कैसी रहेगी? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट लास्ट। प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे हम अगर मैं ईयर की या डेट की हायरार्की भी लूँ तो सबसे पहले आएगा कौन? ईयर आएगा, राइट। ईयर के बाद आएंगे क्वार्टर्स, क्वार्टर्स के बाद आएगा मंथ एंड मंथ के बाद आएगा डे। सो दिस इज कॉल्ड हायरार्की। ठीक है। सो हमने फर्स्ट हमारा जो कंपोनेंट था पावर बीआई का, पावर क्यूरी। ठीक है, पावर क्यूरी काम क्या करता है? ईटीएल का काम करता है। हमें कोई ईटीएल स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो हमें अगर डेटा सोर्स के अंदर जो टेबल अवेलेबल है हमारे पास उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि मुझे कोई कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट करने हैं, एक्स्ट्रा कॉलम्स क्रिएट करने हैं, कोई वैल्यूज रिप्लेस करनी है, राइट, कोई कंडीशनल कॉलम्स क्रिएट करने हैं, व्हाटएवर। सो ये ट्रांसफॉर्मेशंस हम पावर क्यूरी एडिटर में करते हैं, विच इज आवर फर्स्ट कंपोनेंट इन पावर बीआई। ठीक है, तो पावर क्यूरी एडिटर को ओपन करने के लिए मैं पावर बीआई डेस्कटॉप से इस ट्रांसफॉर्म डेटा से, अगर मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ देन आई गो टू दिस पावर क्यूरी एडिटर। ये पावर क्यूरी एडिटर का विंडो मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स फेच किए। पहले कैलेंडर का टेबल फेच किया, देन वी क्रिएटेड मल्टीपल कॉलम्स यूजिंग दिस डेट कॉलम, राइट। सो हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जैसे व्हाटएवर ट्रांसफॉर्मेशंस वी डिड, इट स्टोर्ड इन अप्लाइड स्टेप सेक्शंस। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इस अप्लाइड स्टेप सेक्शन में स्टोर हो गया, व्हाटएवर वी डिड ओवर हियर। ठीक है, we add customer table, then product category, subcategory, and whatever the transformations required we did. Then we work on append and merge queries. So append एक रो ऑपरेशन है या कॉलम ऑपरेशन है? अपेंड से क्या होता है? रो ऑपरेशन। अपेंड एक रो ऑपरेशन है, राइट। मेरे पास अगर 3 टेबल है, तीनों टेबल का स्कीमा सेम है, एक टेबल में 10 रोज है, सेकंड टेबल में 10 रोज है, थर्ड टेबल में भी 10 रोज है। तो मैं अगर 3 टेबल को अपेंड करता हूँ तो मेरे पास 30 रोज हो जाएंगे, राइट, क्योंकि अपेंड में टेबल का स्कीमा सेम होता है। इसीलिए instead of loading multiple tables with same schema, same data, we combine those 3 tables or whatever the tables and make it as a one. ठीक है, तो हमने क्या किया? हमारे पास 2015, 16, 17 से 3 साल का डेटा था, हमने अपेंड ऑपरेशंस करके उनको एक कर दिया। देन हमने ये भी सीखा कि अगर मेरे पास उस पर्टिकुलर फोल्डर में क्लाइंट्स मल्टीपल ईयर्स का डेटा पुट करता है, जैसे कि आज वो डेटा उसके पास अवेलेबल नहीं है लेकिन कल आ सकता है डेटा, तो हमने 2018 की एक फाइल भी क्रिएट की और उसको फोल्डर का कनेक्टर यूज करके अपेंड करके चेक किया कि अगर उस फोल्डर में जहाँ पे हमने डेटा रखा हुआ है वहाँ पे अगर फाइल ऐड होती है नहीं, तो जब रिपोर्ट को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे डेटा में भी वो इस पावर बीआई डेस्कटॉप में वो डेटा लोड हो जाता है। ठीक है,
ये हमने कैसे किया, हमने फोल्डर कनेक्टर यूज करके वो देखा था, राइट। उसके बाद हमने देखा मर्ज क्यूरीज। मर्ज क्यूरीज बेसिकली क्या है, कॉलम ऑपरेशन है। हमने मल्टीपल जॉइंस इसमें देखे, राइट, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी, फुल आउटर एंड इनर जॉइन, ये जॉइंस हमने देखे। जॉइंस की कंसेप्ट सबको क्लियर है, राइट। लेफ्ट एंटी का आउटपुट क्या होता है, लेफ्ट एंटी Uncommon records from remaining both the tables. unmatched records from left tables, right. And left join का Match values from All left. records from left table. all the records from left tables and common records from right table, okay. And full outer join का so means all the records from both the tables, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे, जैसे मुझे अगर हमें पता है कि पावर क्यूरी एडिटर में एम लैंग्वेज यूज की जाती है, राइट, कोडिंग के लिए, ठीक है। तो मुझे अगर वो स्क्रिप्ट देखनी है इस पर्टिकुलर टेबल के लिए या किसी भी टेबल के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल दिस कैलेंडर टेबल, इसकी मुझे एम लैंग्वेज की स्क्रिप्ट देखनी है, तो मैं यहाँ पे इस टेबल को सेलेक्ट करूंगा। आई विल गो टू दिस एडवांस एडिटर ऑप्शन। इस एडवांस एडिटर ऑप्शन में मुझे उस टेबल में व्हाटएवर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने की है वो एक कोड के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स इस एडवांस एडिटर का यूज किया जाता है बेसिकली ये सोर्स फाइल चेंज करने के लिए। अगर मुझे सोर्स डायनेमिक करना है, जैसे कि मेरा एक सोर्स मैंने सपोज टेस्टिंग एक्सेल पे किया हुआ है एंड नाउ आई वांटेड टू कनेक्ट विद SQL सर्वर, जहाँ पे सेम स्कीमा वाला डेटा अवेलेबल है, सेम सब सेम ही फॉर्मेट है, बस मुझे सोर्स चेंज करना है। उस टाइम पे मुझे ये एडवांस एडिटर का यूज होता है सोर्स चेंजिंग के लिए, राइट। बाकी कुछ ज्यादा यूज नहीं है एडवांस एडिटर का। दूसरी बात, अगर मैं इस कोड को कॉपी कर लूँ, जैसे मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया, जस्ट क्लोज दिस। न्यू सोर्स में मेरे पास एक ब्लैंक क्यूरी है, ब्लैंक क्यूरी मतलब उसमें कुछ नहीं रहेगा, एम्प्टी टेबल रहेगा वो। मैं एक ब्लैंक क्यूरी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इस क्यूरी का एडवांस एडिटर जो है इसको ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं मुझे कोड, राइट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कुछ किए नहीं है यहाँ पे। तो मैं अगर इसको उस कोड से रिप्लेस कर दूँ यानी यहाँ पे बस डन कर दूँ, तो इस कैलेंडर टेबल की कॉपी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एडवांस एडिटर का कोड का यूज ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं टेबल का डुप्लीकेशंस करने के लिए उसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अनदर ऑप्शन इज लेट्स से कि दिस कैलेंडर टेबल है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो एक ऑप्शन आता है हमारे पास डुप्लीकेट एंड रेफरेंस। ये मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चंस की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डुप्लीकेट एंड रेफरेंस, ठीक है। तो डुप्लीकेट क्या होता है, अगर मैं इस टेबल को डुप्लीकेट करूँ तो लेट्स सी व्हाट हैपन। ये कैलेंडर टेबल है हमारे पास, ये दूसरा कैलेंडर टेबल है जिसको मैंने डुप्लीकेट किया है। ये दोनों एग्जैक्ट सेम है। अगर मैंने इस अप्लाइड स्टेप्स की भी बात की, ये अप्लाइड स्टेप यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है। अगर मैं इस डुप्लीकेट किए हुए टेबल में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ तो वो इसको इम्पैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल टेबल है, एक दूसरे की कॉपी बनी हुई है, मतलब ये इंडिविजुअल टेबल्स बने हुए हैं। या मैं इस ओरिजिनल कैलेंडर टेबल में कोई ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कोई एक कॉलम ऐड करता हूँ, ठीक है। एग्जांपल मैं डेट का कॉलम सेलेक्ट करता हूँ एंड आई कैन ऐड कॉलम। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द मंथ का मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया, किसमें, मेरा जो ओरिजिनल टेबल था उसमें, ठीक है। अगर मैं इस डुप्लीकेट टेबल में जाऊँ तो यहाँ पे ये ऐड नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट टेबल हो गए। डुप्लीकेट मैंने किया तो वे स्टेप्स के साथ कॉपी हुआ, लेकिन मैं अगर बोथ टेबल्स में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूँ तो वो एक दूसरे के अंदर कॉपी नहीं होती या जाती नहीं है, राइट। सो अगर मैं देखा जाऊँ तो ये कैलेंडर टेबल क्या हुआ, एक पेरेंट टेबल हुआ जिसका मैंने डुप्लीकेट किया, ये दूसरा वाला टेबल, राइट, ये चाइल्ड हुआ बेसिकली फॉर एग्जाम्पल। बट ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के रिलेटेड नहीं करते,
ठीक है, अगर मैंने ये ओरिजिनल वाला टेबल डिलीट भी कर दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास ये कॉपी है उसका। ठीक है, सो डुप्लीकेट जब मैं करता हूँ तो क्या होता है, टेबल का डुप्लीकेशंस बन जाता है विथ अप्लाइड स्टेप्स, सारी अप्लाइड स्टेप्स आ जाती है। अगर मैं किसी भी टेबल में कोई चेंजेस करता हूँ तो वो एक दूसरे के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो उसी टेबल के रिलेटेड या उस टेबल के लिए ही होती है। ठीक है, जैसे हमने इस पेरेंट टेबल में, ओरिजिनल टेबल में कुछ कॉलम ऐड किया, वो यहाँ पे इस डुप्लीकेट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई दूसरा कॉलम ऐड किया, हमने वहाँ पे स्टार्ट ऑफ द मंथ किया था, मैं यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ करता हूँ, वो एंड ऑफ द मंथ कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लेकिन वो मेरे ओरिजिनल टेबल में मुझे नहीं दिखेगा, यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द मंथ ही दिखेगा जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली इंडिविजुअल टेबल है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है इनका। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आता है रेफरेंस का। सो लेट्स से मैंने एडवेंचर वर्क कैलेंडर टेबल का दूसरा ऑप्शन लिया रेफरेंस। तो ये जो नया टेबल जनरेट हुआ, देखो यहाँ पे फर्क क्या दिख रहा है दिस टेबल्स एंड दिस टेबल में, इसकी अप्लाइड स्टेप्स देखो, इसकी अप्लाइड स्टेप मुझे कुछ नहीं दिख रही। इस वाले टेबल की, एडवेंचर वर्क कैलेंडर टेबल की जो लास्ट स्टेप रहेगी, यहाँ तक जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया होगा वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे एज अ सोर्स पे दिखेगा। ठीक है, इवन इसका सोर्स भी, अगर ये देखो अप्लाइड स्टेप सेलेक्टेड है, इसका सोर्स क्या दिख रहा है मुझे, इक्वल टू एडवेंचर वर्क कैलेंडर टेबल, मतलब whatever changes you do in this calendar table it automatically reflect in this table। तो ये एक्चुअली होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, कि मैं पेरेंट में कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो चाइल्ड में ऑटोमेटिकली जाएंगे। तो लेट्स से कि कैलेंडर टेबल में यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट ऑफ द मंथ है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे और एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ वीक का, स्टार्ट ऑफ द वीक का। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द वीक मैंने ऐड कर दिया कहाँ पे, मेन पेरेंट टेबल में। इफ आई चेक रेफरेंस टेबल, यहाँ पे भी स्टार्ट ऑफ द वीक ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये चाइल्ड है, ये पेरेंट हुआ, ये उसका चाइल्ड हुआ। वट एवर चेंजेस वी डिड इन पेरेंट टेबल इट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट्स इन चाइल्ड। लेकिन मैंने अगर चाइल्ड में कोई चेंजेस किए तो वो पेरेंट में जाएंगे क्या, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ No. डे में जाके लेट्स से वीक में जाके स्टार्ट ऑफ द वीक मैंने ऐड कर दिया, कहाँ पे ऐड किया मैंने, रेफरेंस टेबल में ऐड किया, चाइल्ड में ऐड किया, स्टार्ट ऑफ द वीक, स्टार्ट ऑफ द वीक 1 करके। ठीक है, एंड अगर मैंने यहाँ पे इस कैलेंडर टेबल में चेक किया, यहाँ पे वो कॉलम ऐड नहीं हुआ स्टार्ट ऑफ द वीक, स्टार्ट ऑफ द वीक 1 करके था वो। ठीक है, सो इसका मतलब मैं पेरेंट में कोई चेंजेस करता हूँ तो वो चाइल्ड में रिफ्लेक्ट होंगे, बट चाइल्ड में कोई चेंजेस करता हूँ तो वो पेरेंट में नहीं रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, ये हुआ रेफरेंस का। तो डुप्लीकेट एंड रेफरेंस में फर्क समझ में आया। जब आप टेबल को डुप्लीकेट करते हो तो बोथ द टेबल्स आर इंडिविजुअल टेबल्स, आप किसी भी टेबल में कोई चेंजेस करते हो तो वो एक दूसरे में अफेक्ट नहीं करते, वो क्योंकि वो कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटीज है, बोथ इंडिपेंडेंट एंटिटीज जिसको मैं बोल सकता हूँ। लेकिन वही अगर मैं उस टेबल का रेफरेंस लेके वो कोई टेबल क्रिएट करता हूँ तो वट एवर चेंजेस आई डू इन द पेरेंट टेबल इट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट्स इन माई चाइल्ड टेबल। ठीक है, फर्क समझ में आया डुप्लीकेट एंड रेफरेंस का। delete this, required this। फाइन, और ये अपेंड का जो टेबल है ये भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि वी आर यूजिंग दिस एडवेंचर वर्क जो हमारा डिलीट कर दिया क्या होगा? Right। ठीक है, डुप्लीकेट एंड रेफरेंस समझ में आया सबको।
ओपन दिस फाइल। अभी मैंने फाइल में कुछ चेंजेस किए थे एंड मैंने सेव करने के पहले ही उसको मतलब फाइल को क्लोज कर दिया, तो जो भी चेंजेस हुए होंगे वो सेव नहीं हुए होंगे। तो इनिशियली जो फाइल आपने जब ओपन की थी तो वट एवर स्टेट फॉर दिस फाइल इज एट दैट टाइम, अभी जब ओपन करूंगा तो वही मिलेगी। वट एवर द ट्रांसफॉर्मेशन विद डेट डुप्लीकेट रेफरेंस वगैरह वो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने फाइल को सेव नहीं किया। ये कभी कभी होता है ना कि आप अनएक्सपेक्टेडली कुछ डिलीट कर देते हो और आपको समझ में नहीं आता कि मैंने क्या डिलीट किया या क्या स्टेप्स परफॉर्म किया। उस टाइम पे आप ऐसा वे लेआउट कर सकते हो कि आप क्लोज कर सकते हो फाइल को, ट्रांसफॉर्मेशन सेव नहीं करना है कुछ भी। अगेन फाइल को ओपन करोगे तो उसी स्टेट से शुरू होगा जहां से आपने लास्ट टाइम फाइल को सेव किया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पावर क्यूरी के सारे ऑप्शंस हमने देख चुके हैं। वी आर लोडिंग सम मोर टेबल एंड देन वी विल स्टार्ट मॉडलिंग पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट कंपोनेंट जो पावर पिवोट का है, राइट, पावर पिवोट इज अवर सेकंड कंपोनेंट। सो पावर पिवोट में बेसिकली क्या होता है, हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मॉडल। ठीक है, मॉडल क्या होता है पावर बीआई में, मल्टीपल टेबल्स का एक सेट ऑफ ग्रुप होता है जो हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं टेबल्स को विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की या वट एवर द की अवेलेबल विद इन दिस टेबल। सो मैं अगेन ट्रांसफॉर्म टेबल्स पे जा रहा हूँ। लेट मी डिलीट अननेसेसरी टेबल्स। ठीक है, अगर मैं इस अभी फिलहाल के लिए मैंने ये एडवेंचर वर्क सेल 2015 16 17 इनको इनेबल लोड करके रखा था एंड हमने ये अपेंड करके एक कंबाइन फाइल बनाई थी। अगर मैं इनको डिलीट करने का ट्राई करूँ तो वो मुझे डिलीट करने नहीं देगा इसको। जैसे मैंने इस टेबल को डिलीट करने के लिए ट्राई किया तो मुझे क्या बोलेगा कि दिस पर्टिकुलर टेबल यूज इन दिस क्यूरी अपेंड वन। इस टेबल को यूज करके ये कुछ आपने एक टेबल बनाया हुआ है, तो पहले आप चाइल्ड को डिलीट करो एंड देन गो फॉर द टेबल। ठीक है, तो पहले मुझे इस अपेंड वन को डिलीट करना पड़ेगा देन गो फॉर दिस टेबल टू डिलीट इट। तो मैं पहले इस अपेंड वन को डिलीट करता हूँ, देन आई कैन डिलीट दिस टेबल। ठीक है, so one more table is there. So we go to the new source text csv. We having this territory table, just select it. Okay, this territory table contains some regions, country and continent. So उनका एक primary key दिया हुआ है, no need of transformation because it is a dimension table, so we directly load it. ठीक है, one more concept is there for power query is pivot unpivot. ठीक है, so let's discuss this. Having some data,
आप लोगों की जिप फाइल में भी ये रहेगा अनपिवट डेमो करके, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट लोड दिस डेटा ओवर हियर इन अनपिवट, ठीक है। सो देखो, अभी मुझे बात अब बताओ, यहाँ पे इस टेबल में मुझे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना पड़ेगा, क्या लगता है आपको, क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा फर्स्ट मुझे इस टेबल में? Column as a header. Yes, क्योंकि कॉलम्स के नाम देखो क्या है, कॉलम 1 2 3, राइट। Use first row as a header. यस, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर को मैं क्लिक करता हूँ, देन दिस टेबल शोइंग मी समथिंग लाइक दिस। अभी यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जो ऊपर दिए हुए ये ईयर है 1994 95 96 97 सो ऑन, हर एक ईयर का सेल एंड रेवेन्यू दिया हुआ है, करेक्ट। तो ये डेटा ऐसे रीड करना थोड़ा मुश्किल लगता है, राइट। अभी मेरे पास लेट से 1998 तक डेटा है, अगर मेरे पास लेट से 20 साल का डेटा हो तो नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ेंगे इसमें, राइट। तो मुझे कंपेयर करने के लिए थोड़ा दिक्कत जाएगा, अगर मुझे कंपेयर करना रहेगा यूनाइटेड सेल्स 1994 को 1998 के साथ, राइट। तो ऐसे डेटा जो नंबर ऑफ कॉलम्स के फॉर्मेट में है, तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, इनको एक ऐसे वे में कन्वर्ट कर सकता हूँ फाइनली जब ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे, कि वो एक नंबर ऑफ कॉलम्स रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। आउटपुट ऐसे आएगा काइंड ऑफ कि एक ईयर का कॉलम आएगा, एक आएगा यूनाइटेड यूनिट सेल्स का, एक आएगा टोटल रेवेन्यू का, ऐसे 3 कॉलम आएंगे। ईयर में 1994 आएगा, उसके सामने उसका सेल आएगा, उसके सामने उसका रेवेन्यू आएगा। तो ऐसे अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करूँ तो कंपैरिजन करना, डेटा को अंडरस्टैंड करना इजी है, राइट। सो कभी कभी हमें ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ते हैं। तो मुझे अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर फाइल में करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो पिवट कॉलम से अनपिवट कॉलम से, ठीक है। अनपिवट कॉलम्स का मतलब क्या है, ट्रांसलेट ऑल बट द करंटली अनसिलेक्टेड कॉलम्स इनटू एट्रीब्यूट्स वैल्यूज और पेयर्स। इसका मतलब होता है कि मैं कॉलम्स को रोज में ट्रांसपोर्ट करना चाहता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स को रोज में ट्रांसपोर्ट करना चाहता हूँ, इन दैट केस आई कैन यूज अनपिवट। सो मैं मुझे यूनिट सेल्स एंड रेवेन्यू को अनपिवट नहीं करना है, मुझे बाकी के कॉलम्स जो है इनको अनपिवट करना है। सो मैं इस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करूंगा अनपिवट अदर कॉलम्स, लेट मी सी आउटपुट में क्या है, ठीक है। अभी आउटपुट में क्या आया, यूनिट सेल जो मैंने सेलेक्टेड कॉलम किया था मेरा, वो यूनिट सेल 1994 के लिए एंड 1995 के लिए, मतलब यूनिट सेल्स मेरे 4 रिकॉर्ड्स आएंगे क्योंकि मेरे पास 4 साल का डेटा है। तो यूनिट सेल 4 बार आएगा, टोटल रेवेन्यू सॉरी 5 बार आएगा, टोटल रेवेन्यू 5 बार आएगा, 5 ईयर्स का डेटा है, राइट। ये एट्रीब्यूट जो है, ये एट्रीब्यूट्स में मेरे ईयर्स है, राइट। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इनको कि ये जो यूनिट सेल्स, ये जो कॉलम है मेरा, इनकी ये जो रोज है, इन रोज को अगेन मैं कॉलम्स पे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, ताकि ये जो एट्रीब्यूट्स है ये एट्रीब्यूट्स आ जाए ईयर के अंडर, एंड ये जो रोज है ये रोज चले जाएंगे कॉलम्स के अंदर, ठीक है। कैसे करेंगे, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा इस यूनिट सेल्स को, एल से पिवट कॉलम, मुझे अभी क्या करना है, रोज को कॉलम में करना है, ठीक है। हमने पहले किया था कॉलम्स को रोज में, इसलिए अनपिवट, पिवट किस लिए, और रोज को कॉलम में करना है, ठीक है। मुझे ये पूछ रहा है कि जो आपका वैल्यूज का कॉलम है, वैल्यूज का कॉलम मतलब ये वाला, ये वैल्यूज मतलब क्या कि इस पर्टिकुलर कॉलम को जो आप रोज को कॉलम में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, इन कॉलम्स के अंडर आपको इस जो आपके पास कॉलम अवेलेबल है इसमें से कौन सा कॉलम चाहिए। तो बेसिकली हमें यूनिट सेल के नीचे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए ना, और रेवेन्यू के नीचे भी वैल्यू ही चाहिए हमें, इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यूज कॉलम में वैल्यू का कॉलम दे दूंगा, ठीक है। अब सिंपली डू ओके, लेट्स सी ट्रांसफॉर्मेशन देखो इसका क्या है। अभी एट्रीब्यूट्स में क्या आया, ईयर आया, यूनिट सेल के अंदर उसका यूनिट सेल आया 1994 का, उसी के सामने उसका रेवेन्यू आया। इस एट्रीब्यूट को मैं रीनेम कर रहा हूँ जैसे ईयर, ठीक है। सो अगर मैं सोर्स फाइल को देखूं, ये वाले डेटा को रीड करना इजी है या ये वाले डेटा को,
राइट। हमने क्या किया, पहले अनपिवोट किया। अनपिवोट में क्या होता है, मुझे कॉलम्स को रोज में ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं अनपिवोट करता हूँ। पिवोट में क्या होता है, मुझे रोज को कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं डू पिवट। ठीक है, पिवोट अनपिवोट, कभी कभी डिफरेंस पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन पिवोट कॉलम एंड अनपिवोट कॉलम। ठीक है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ड्स में, हमें इंटरव्यूअर पूछते हैं कि व्हाट इज पावर पिवोट। ठीक है, इंटरव्यूअर हमें पूछता है कि व्हाट इज पावर पिवोट, और आपको लगता है कि उसने आपको पूछा है पिवोट कॉलम। दोनों में पिवोट पिवोट वर्ड है, लेकिन कंसेप्ट डिफरेंट है। पिवोट कॉलम्स रिलेटेड, पिवोट कॉलम एक ऑपरेशन है पावर क्यूरी के अंदर का। पावर पिवोट एक कंपोनेंट है पावर बीआई का। पावर पिवोट में रिलेशनशिप्स मॉडल वगैरह वो पार्ट आता है, पिवोट कॉलम में पावर क्यूरी का पार्ट आता है। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना, पावर पिवोट और पिवोट कॉलम में दो अलग अलग कंसेप्ट है। ये समझ में आया, अनपिवोट पिवोट? ऑनलाइन स्टूडेंट, Yes, sir. fine. I'll just enable load this, we never required this. ठीक है, and let me rename this some columns. मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ, ये पूरा नाम नहीं चाहिए, कैलेंडर इज फाइन फॉर मी, नॉट एडवेंचर वर्क। This is my dimension table, so I'll mention calendar dim over here to understand which dimension tables and which are fact tables. ठीक है, so my second table customer table, again I'll rename this. आप यहाँ पे भी रीनेम कर सकते हो, आप पावर बीआई डेस्कटॉप में भी रीनेम कर सकते हो, कहीं पे भी आप उसको रीनेम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर रहा हूँ, दिस इज माय प्रोडक्ट कैटेगरी। ये मेरा डायमेंशन टेबल है। My product subcategory, this is also a dimension table। हम कॉलम्स के ये टेबल्स के नाम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा लेंदी है। जब हम इनका यूज़ करने वाले हैं हमारा मॉडल बनाने के लिए, तो टेबल्स के नाम छोटे रहेंगे तो वो प्रॉपरली दिखेंगे हमें वहाँ पे। ठीक है, रिटर्न का टेबल एक फैक्ट टेबल है, तो मैं इसको रिटर्न फैक्ट करके नाम दे रहा हूँ। ठीक है, दिस एडवेंचर वर्क CSV फाइल्स, ये हमारा फोल्डर कनेक्टर यूज करने के बाद जो टोटल अपेंड किया था हमने, वो वाला टेबल है। दिस इज माय सेल्स फैक्ट, सेल्स का टेबल है ये, इसको नाम दे रहा हूँ मैं सेल्स फैक्ट, जिसमें मेरे सारी सेल्स अवेलेबल है। अगेन दिस सेल्स फैक्ट टेबल में ये जो सोर्स नेम का कॉलम है ये नहीं चाहिए मुझे, अननेसेसरी है, जो बस बता रहा है कि मुझे कौन सी जो रो है वो कौन से फाइल के अंदर से आ रही है। सो दिस इज अननेसेसरी, आई विल गेट रिमूव दिस। This is my territory, this is again a dimension table, so I'll just simply rename it as a territories dim। ठीक है, just close this, मैंने transformations close कर दिए सारे, I'll just go to this close and apply in order to load the data in Power BI desktop application। डबल फाइल ओपन है,
ठीक है, यहाँ पे हमें जो नेसेसिटी टेबल्स हैं हमने सारे लोड कर दिए हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कंपोनेंट विच इज नथिंग बट अ पावर पिवोट। सो पावर पिवोट में बात आती है रिलेशनशिप्स क्रिएट करने की। दिस इज ये आपका फाइल में जो फाइल होती है पावर बीआई की, उसकी जो सेटिंग्स होती है उसके अंदर ये ऑटो डिटेक्ट रिलेशनशिप्स ऑन होता है। इसीलिए जैसे जैसे आप टेबल्स लोड करते जाते हो वो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप्स डिटेक्ट करता है एंड रिलेशनशिप बनाता है। बट वी नेवर रिलाई ऑन दिस बिकॉज माइट बी दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। सो ऑलवेज पावर बीआई में मॉडल जो होता है ये हम खुद क्रिएट करते हैं। क्यों करना पड़ता है खुद क्रिएट? ताकि हमें टेबल्स की डिपेंडेंसीज पता चले कि कौन सा टेबल किस टेबल पे डिपेंडेंट है, कैसे वो एक दूसरे से कौन सी की के बेसिस पे कनेक्टेड है। तभी जब आप लॉजिक कोई पुट करते हो, कोई लॉजिक लिखते हो पावर बीआई में यूजिंग डैक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, थोड़ा सा एक लॉजिकल एक्सप्रेशन लैंग्वेज है जिसको यूज करना पड़ता है हमें पावर बीआई में इन ऑर्डर टू राइट सम कैलकुलेशंस। तो उस कैलकुलेशंस को लिखने के लिए आपको आपका जो मॉडल है वो मॉडल क्लियर होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा टेबल किस टेबल को फिल्टर आउट कर रहा है। ठीक है, तभी आप ये मॉडल प्रॉपरली बना सकते हो। तो इनिशियली मैं ये जो रिलेशनशिप्स बनी हुई है इनको डिलीट कर रहा हूँ। विल विल क्रिएट अ फ्रेश। ऑडियो क्या? ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? Yes, sir. Hi. ठीक है, ये रिलेशनशिप्स मैंने डिलीट कर दिए हैं। फर्स्ट टास्क इज हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टेबल्स को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अरेंज करना पड़ेगा मतलब ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे सब जगह पे, उनको पहले एक जगह पे लाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि कैसे रिलेशनशिप्स हम बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका एक ओवरऑल लुक हुआ आपके सारे टेबल्स का। यहाँ पे ऐसे मल्टीपल पेजेस आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि कोई दो टेबल्स की रिलेशनशिप्स आपको बनानी है, हो सकता है कि आपका टेबल आपका मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे ज़्यादा टेबल्स उसके अंदर है, तो आप ऐसे मल्टीपल पेजेस क्रिएट करके ओनली दोज टेबल्स यू सेलेक्टेड जिसके बीच में आपको रिलेशनशिप बनानी है एंड आप क्रिएट रिलेशनशिप। कैसे? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी मैं इन टेबल्स को पहले एक जगह पे ले रहा हूँ। दिस इज माई सेल्स फैक्ट, टर्न फैक्ट, टेरिटरी। इनको ऐसे आप ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, हम ऑलवेज ट्राई करते हैं कि जो हमारे डायमेंशन टेबल रहेंगे वो डायमेंशन टेबल सराउंडिंग रहेंगे और जो हमारे फैक्ट टेबल्स रहेंगे वो सेंटर में रहेंगे। ठीक है, हम्म, मतलब सिंबल्स मतलब आइडेंटिफाई करना है? नहीं, ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपको वो डेटा देख के ही उसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट मोस्टली जब आप रिलेशनशिप्स बनाते हो या रिपोर्ट्स बनाते हो तो आपको बोला जाता है कि दिस इज योर डायमेंशन टेबल और दिस इज योर फैक्ट टेबल्स। ठीक है, और की भी आपको दिया जाता है कि टेबल्स एक दूसरे के साथ किस कॉलम के बेसिस पे कनेक्टेड। सर कीजवरून आपण शोधू शकतो ना की तो फॅक्ट टेबल कुठला आहे डायमेन्शन टेबल कुठला आहे कारण की फॅक्ट टेबल मध्ये मल्टिपल प्रायमरी कीज असतील. यस, सो सी हेलो सर. दिस इज वन थिंग कि आप खुद ढूंढ सकते हो। ठीक है, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू आस्क यूर क्लाइंट दैट कि आपका फैक्ट टेबल्स कौन से हैं और डायमेंशन टेबल कौन से हैं। राइट, अगर उन्होंने मल्टीपल टेबल्स आपको दिए हुए हैं एनालाइज करने के लिए, देन पहले डेटा को अंडरस्टैंड करो, पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करो खुद से कि
फैक्ट टेबल कौन से हैं एंड डायमेंशन टेबल कौन से हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है आपको, देन यू कैन आस्क टू द क्लाइंट आल्सो, क्योंकि आपका जो डेटा है उसकी अंडरस्टैंडिंग उनको ज़्यादा है आपसे, ठीक है। उनको पता है क्योंकि उनकी बिजनेस चलती है, उनकी प्रोसेस चलती है, तो उनको पता होता है कि कौन से टेबल में पहले डेटा जाता है, देन विच टेबल्स, कौन से टेबल में बाद में जाता है डेटा, राइट। द डायमेंशन टेबल्स एंड फैक्ट टेबल्स आप उनसे भी डिस्कस करके फाइनलाइज कर सकते हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप समझ जाते हो कि ये फैक्ट टेबल्स है, ये एक डायमेंशन टेबल है, क्योंकि डायमेंशन टेबल में मोस्टली प्राइमरी कीज एंड एट्रीब्यूट्स ही होते हैं। फैक्ट टेबल्स में बिजनेस वैल्यूज आपको दिखाई देती है, उसमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होता है। बोल रहा है यस, फैक्ट टेबल्स एंड ट्रांजैक्शन टेबल्स आर द सेम, दोनों सेम ही होता है, नाम अलग अलग है, कोई उनको लुकअप टेबल भी बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, बट है वो सेम ही, ठीक है। तो मैंने टेबल्स को यहाँ पे अरेंज कर लिया है एक पेन के ऊपर। सो लेट्स क्रिएट अ रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शंस होता है कि मैं जिन दो टेबल्स की बात कर रहा हूँ, लेट्स से मैं एक नया लेआउट ले रहा हूँ और यहाँ पे लेट्स से मुझे रिलेशनशिप्स क्रिएट करनी है इस सेल्स पैक टेबल के बीच में और मेरा कस्टमर टेबल जो है उसके बीच में। तो मैं इन दो टेबल्स को यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे अगर रिलेशनशिप्स बनानी है तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि कस्टमर डिम में प्राइमरी की क्या है, कस्टमर की, एंड मेरे सेल्स पैक टेबल में भी कस्टमर की है। सो इस कॉलम के बेसिस पे मैं रिलेशनशिप बना सकता हूँ। सो फर्स्ट वे है रिलेशनशिप बनाने का, आइदर आई ड्रैग दिस कस्टमर की टू दिस कस्टमर की, इस कस्टमर की को ड्रैग करके मैं इस कस्टमर की पे छोड़ सकता हूँ, रिलेशनशिप बन जाएगी। सेकेंड ऑप्शन होता है इस मैनेज रिलेशनशिप बटन के, इस मैनेज रिलेशनशिप बटन को क्लिक करूंगा, यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप पे क्लिक करता हूँ, वो पूछेगा कि कौन से टेबल की रिलेशनशिप किस टेबल के साथ बनानी है। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करता हूँ कस्टमर डीम, इस टेबल की रिलेशनशिप बनानी है मुझे सेल्स फैक्ट टेबल के साथ। कार्डिनलिटी एंड क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन को डिसाइड कर लेता है डिपेंड अपॉन योर डेटा। ये हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज दिस कार्डिनलिटी एंड व्हाट इज दिस क्रॉस फिल्टरिंग डायरेक्शन। अभी अंडरस्टैंड करो कि हाउ कैन वी क्रिएट रिलेशनशिप, ठीक है। वंस आपने दोनों टेबल्स के अंदर की कस्टमर की सेलेक्ट की हुई है, अगर यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है देन यू कैन सेलेक्ट, यहाँ पे डिफॉल्ट उसने सेलेक्ट कर लिया है कॉमन की कस्टमर की, सिंपली आई विल जस्ट से सेव। यहाँ पे देखो रिलेशनशिप्स क्या बन के आया है, सेल्स पैक्ट कस्टमर की फ्रॉम टेबल टू टेबल में आया है कस्टमर की, रिलेशनशिप यहाँ पे दिखा रहा है मेनी टू वन या वन टू मेनी, इसको रीड ऐसे करेंगे हम, रिलेशन का स्टेटस है एक्टिव, ठीक है। इसको क्लोज करता हूँ, लेट्स सी ओवर हियर, ये रिलेशनशिप यहाँ पे बन गई हमारी। इस पे अगर होवर किया मैंने तो वो दो कॉलम्स को हाईलाइट करेगा जिनको उसने कनेक्ट करके रिलेशनशिप बनाई है, ठीक है। इस लेआउट वन में मैंने जो किया है वो ऑल टेबल्स, मेरा जो फाइनल हमारा जो है ऑल टेबल का, उसमें भी ये रिलेशनशिप बन गई है, ठीक है। तो ये सारा एक दूसरे को कनेक्टेड ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपने यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनाई है और आपको लगता है कि नहीं वो फिर यहाँ पे नहीं आएगी, नहीं वो यहाँ पे भी आएगी। ये किस लिए दिया हुआ है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि लेट्स से कि मैं बस दो टेबल की बात कर रहा हूँ तो मैं दो टेबल को यहाँ पे सेपरेटली लेके रिलेशनशिप बना सकता, क्योंकि जब मैं ऑल टेबल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे लेआउट थोड़ा छोटा दिखता है, कॉलम्स के नाम हो सकता है कि हमें प्रॉपरली ना दिखे, रिलेशनशिप गलत बन जाए, तो इससे अच्छा मैं लेआउट वन में जाके यहाँ पे इन दो टेबल्स को ड्रैग कर लूँ और रिलेशनशिप बना, ठीक है। ये दिस इज द वे हाउ वी क्रिएट रिलेशनशिप्स इन पावर बीआई बिटवीन डायमेंशन टेबल्स एंड फैक्ट टेबल्स, ठीक है। अगेन एक चीज ऑब्जर्व की होगी आपने, यहाँ पे एक वन करके आया हुआ है और यहाँ पे एक स्टार करके आया है, ठीक है। सो दिस वन डिनोट कि ये जो कस्टमर का टेबल है, ये कस्टमर का टेबल जिसमें जो कस्टमर की है वो यूनिक है, एंड ये जो स्टार डिनोट क्या करता है, इस फैक्ट टेबल के अंदर का जो कस्टमर की है वो डुप्लीकेशंस के फॉर्म में। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द टेबल। मैंने कस्टमर का टेबल ओपन किया, यहाँ पे ये जो कस्टमर की है, अगर मैंने किसी एक कस्टमर की को फिल्टर आउट किया,
कोई भी फिल्टर आउट कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो है 11000, इसको फिल्टर आउट किया। इसके रोज कितने मिलते हैं मुझे? एक रिकॉर्ड मिलता है। क्यों एक रिकॉर्ड मिलता है? क्योंकि कस्टमर का टेबल एक डायमेंशन टेबल है। हर एक कस्टमर के लिए एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया गया है एंड उस यूनिक नंबर से उस कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन में देख सकता हूँ, राइट? मैं डुप्लीकेशंस के फॉर्म में उसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 11001 करके अगेन मिस्टर जॉन यांग, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एक बार मैंने स्टोर कर दी तो ये चेंज नहीं होने वाली। उसका बर्थ डेट क्या है, लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, ये इंफॉर्मेशन तो सेम ही रहने वाली है। वो डुप्लीकेशंस के फॉर्म में स्टोर करने से कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए तो डायमेंशन टेबल बनाए जाते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आपके ट्रांजैक्शन टेबल में, आपके फैक्ट टेबल में डुप्लीकेशंस के फॉर्म में स्टोर होती रहती है, वो इंफॉर्मेशन आप वहां से निकाल के एक अलग टेबल में स्टोर करते हो और वहां पे कस्टमर की का रेफरेंस दे देते हो या की का रेफरेंस दे देते हो। ठीक है, सो लेट मी शोकेस यू समथिंग। ठीक है, सो लेट्स से मेरे पास एक मैं एक सिंपल टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे मैंने कुछ नाम दिया। लेट्स से ऑर्डर डेट, देन है मेरा ऑर्डर आईडी, देन है कस्टमर का नेम, कस्टमर का से बर्थ बीओडी, बर्थ और बर्थ डेट। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लूंगा। ठीक है, सो देन से उसका जेंडर है, एंड देन है आपका प्रोडक्ट का नाम है, देन उसका मॉडल है, देन उसकी प्राइस है, एंड देन कॉस्ट, यस, ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन मेरी एक टेबल में अवेलेबल है। लेट्स से ऑर्डर आईडी 1 है, ऑर्डर डेट लेट्स से आज की डेट डाल देता हूँ मैं, या कल की डेट डाल देता हूँ 13/2024। ठीक है, कस्टमर नेम लेट्स से राहुल है, बर्थ डेट लेट्स से समथिंग कुछ 1990 है, जेंडर मेल है, प्रोडक्ट नेम लेट्स से आईफोन है, मॉडल से कौन सा 15 से प्रो मॉडल का नाम है। ठीक है, प्राइस लेट्स से 10,000 रुपीज है। ठीक है, इस प्राइस में तो आएगा नहीं बट मान लो कि है प्राइस इसकी। ठीक है, दो ऑर्डर क्वांटिटी किए हुए बंदे ने दो आईफोन परचेस कर लिए। ठीक है, दूसरा बंदा है लेट्स से उसने 13 तारीख को ही कुछ ऑर्डर प्लेस किया हुआ है 2024। बंदे का नाम है लेट्स से सेहुल नाम है, समथिंग 22/7 कुछ बर्थ डेट है इसकी, से इसका जेंडर है मेल अगेन, प्रोडक्ट लेट्स से इसने प्रोडक्ट नाम है लेट्स से मोटोफोन। ठीक है, मॉडल है उसका लेट्स से समथिंग A-5 करके है, प्राइस लेट्स से इसकी 10,000 ही है, तो उसने एक ऑर्डर में किया। ठीक है, अगेन थर्ड ऑर्डर क्वांटिटी, ये जो बंदा है इस बंदे की इंफॉर्मेशन में अगेन यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट वाला इसने अगेन एक ऑर्डर किया है
14 तारीख को। इस टाइम पे उसने परचेस किया लेट्स से बोट हेडसेट, ठीक है, बोट के हेडसेट उसने परचेस कर लिए। मॉडल लेट्स से उसका कुछ Q-1 है, ऐसा कुछ मॉडल है। 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, एक ऑर्डर क्वांटिटी में उसने परचेस किया। अभी यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो, ये जो फर्स्ट ऑर्डर है इस बंदे का, इसकी ये जो इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर का नाम, जेंडर एंड ये इन्फॉर्मेशन डबल स्टोर हो रही है ना यहाँ पे। अगर मेरा एक ही टेबल है तो उस टेबल में ये इन्फॉर्मेशन डबल स्टोर हो रही है। whatever the data we store in databases, अगर वहाँ पे डेटा की रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी मतलब डेटा का डुप्लीकेशन है, तो वो ज़्यादा मेमोरी लेगा। अगर मैं ये बात करूँ कि अमेजोन की, अमेजोन को तो डेली लाखों ऑर्डर्स आते होंगे, अगर उन्होंने उनका डेटा ऐसे स्टोर किया होगा तो उनको जो साइज है उनकी डेटाबेस की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी? क्योंकि ये जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है उसको स्टोर करने के लिए। तो उसको रिड्यूस कैसे करते, कैसे निकालते हैं उसको? अमेजोन ने क्या किया, या जनरल प्रैक्टिस क्या बोलती है कि आप यहाँ पे एक टेबल बनाओ, कस्टमर नेम, जेंडर, ये जो ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन है मैंने यहाँ से निकाली, यहाँ पे स्टोर कर, ठीक है। फर्स्ट कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है ये मैंने लिया, यहाँ पे एक बार उसको स्टोर कर दिया। देन ये सेकंड जो बंदा है इसकी भी इंफॉर्मेशन ली और वो भी मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। यहाँ पे मैं एक बार ही स्टोर करूंगा, डबल डबल स्टोर नहीं करूंगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने स्टोर कर ली है। ठीक है, और जब मैं ये टेबल बनाऊंगा, यहाँ पे मैं एक इंट्रोड्यूस कर दूंगा कस्टमर की ठीक है, कस्टमर की मैंने इंट्रोड्यूस कर ली। यहाँ पे मैं उसको नाम दिया 1 और इसको नाम दिया 2, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मैंने एक बार स्टोर कर दी। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस 3 कॉलम्स, मैं इन 3 कॉलम्स को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे एक कॉलम इंट्रोड्यूस करूंगा, इंसर्ट, जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया कस्टमर की को, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज अगेन 1, राइट। सो दिस इंफॉर्मेशन आई एम नॉट रिक्वायरिंग एनी मोर, मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी जब मुझे अगर देखना है कि एक नंबर कस्टमर की डिटेल क्या है, तो मैं इस टेबल में जाऊंगा और रेफर करूंगा, राइट। सो दिस इज माय डायमेंशन टेबल, और इसका रेफरेंस मैंने लेके दिस कस्टमर की यहाँ पे प्राइमरी की के फॉर्म में है, मतलब यूनिक है। हर एक कस्टमर के लिए एक यूनिक नंबर में दूंगा। डुप्लीकेशन का यहाँ पे सवाल नहीं है, यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं होता। आपका ट्रांजैक्शन टेबल में डुप्लीकेशन है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इसीलिए जब हमने इस कस्टमर की रिलेशनशिप इस कस्टमर की के साथ बनाई, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे आया स्टार, समझ में आया? 1 टू मेनी, ये जो 1 डिनोट करता है, 1 डिनोट फॉर आपका उस टेबल में यूनिक डेटा है, उस कॉलम के अंदर जितना भी डेटा अवेलेबल है वो सारा यूनिक है, डुप्लीकेशंस के फॉर्म में नहीं है। इसीलिए वहां पे 1 आया हुआ है। रिलेशनशिप जब बनाई आपने तो कस्टमर का जो टेबल है वहां पे 1 लिख के आया है ना। और जो आपका ट्रांजैक्शन टेबल है, इस ट्रांजैक्शन टेबल में स्टार लिख के आया, क्यों आया? क्योंकि कस्टमर की यहाँ पे डुप्लीकेशंस के फॉर्म में, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि एक कस्टमर जरूरी नहीं है कि एक ही ऑर्डर करे, एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है। हम हमारे ऊपर अमेजोन ने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है कि आप एक ही ऑर्डर कर सकते हो, राइट। आप एक दिन में 1000 ऑर्डर कर सकते हो, लाखों ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। सो ट्रांजैक्शन टेबल में ऑलवेज जो डेटा स्टोर होने वाला है वो डुप्लीकेशंस के फॉर्म में स्टोर होने वाला है। सो अगर मैं डेटा को इस वे से स्टोर करता हूँ, तो मुझे अभी स्टोर करने के लिए ट्रांजैक्शन टेबल में कितना इंफॉर्मेशन लग रहा है? बस एक डिजिट की इंफॉर्मेशन, या जो स्पेस लगने वाली है डेटा को स्टोर करने के लिए, बस वो एक डिजिट की स्पेस है। जब मैं यहाँ पे 3 कॉलम स्टोर कर रहा था, वहां पे वो ज्यादा स्पेस ले रहा था, अब वो कम स्पेस ले रहा है। तो जब मल्टीपल बिग डेटा स्टोर होगा इस वे से, तो वो कम स्पेस लेगा।
राइट। और परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये डेटा फास्ट काम करेगा, क्योंकि इस डेटा में रिडंडेंट डेटा नहीं है, रिडंडेंसी नहीं है इस डेटा में, ठीक है। सेम वे यहाँ पे देखो, ये प्रोडक्ट नेम है एंड मॉडल है, ये इंफॉर्मेशन भी डुप्लीकेशंस के फॉर्म में हो सकती है ना। लेट से कोई चौथा कस्टमर है, लेट से कोई 4 नंबर का कस्टमर है, लेट से उसकी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेट से 15 मार्च 1992 उसका कुछ 1992 उसका कुछ बर्थ डेट है। यहाँ पे मैं थर्ड कस्टमर ऐड कर रहा हूँ, लेट से उसका नाम है प्रीतम, लेट से प्रिया, ठीक है। बर्थ डेट है उसकी लेट से 15th ऑफ मार्च 1993, जेंडर है फीमेल, ठीक है। सो लेट से यहाँ पे क्या आएगा, फिर 3 नंबर आएगा, राइट। कस्टमर की 3 आएगी, लेट से प्रिया ने ऑर्डर किया है मेकअप किट, ठीक है। मेकअप किट ऐड किया। अभी कौन सा मॉडल होता है, कुछ होता है क्या मेकअप किट में मॉडल, ठीक है, तो L1 लिख लेते हैं, ओके। और लेट्स से इसकी कॉस्ट है 50,000, सबसे महंगा है प्रोडक्ट है, ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटी लेट्स से 2 ऑर्डर किए उसने, एक उसकी फ्रेंड के लिए और उसके, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, मैं यहाँ पे अगेन क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट नेम एंड मॉडल का ये जो टेबल है, इसको मैंने लेट से कॉपी कर लिया और यहाँ पे वो स्टोर कर लिया, राइट। तो यहाँ पे और मैं इसमें और एक ऐड कर रहा हूँ कॉलम, क्या नाम दूंगा इसको, प्रोडक्ट की, लेट्स से 1 2 3 4, ये मैंने एक जगह पे स्टोर कर लिया। तो अगेन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं वापस से क्या करूंगा, एक कॉलम इंसर्ट कर दूंगा प्रोडक्ट की का, तो क्या आएगा 1 2 3 4 आएगा, राइट। तो अभी जैसे इस केस में सारे कस्टमर ने अलग अलग प्रोडक्ट ऑर्डर किए हुए, पर हो सकता है कि वो डुप्लीकेशंस के फॉर्म में हो, लेट्स से कि दिस प्रिया ने अगेन आईफोन ही मंगाया होता, तो प्रोडक्ट की यहाँ पे डुप्लीकेशंस के फॉर्म में आती, बट वो इंफॉर्मेशन हमारे प्रोडक्ट टेबल में कैसे स्टोर होती, यूनिक वे से स्टोर होती। एक बार ही हमें पता है कि 1 नंबर प्रोडक्ट बिलोंग टू आईफोन एंड मॉडल प्रो, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर सकता हूँ। देखो अभी ये ट्रांजैक्शन टेबल जो है, इसमें सारी बिजनेस वैल्यूज दिख रही है, सारे नंबर्स दिख रहे हैं, और जो एट्रीब्यूट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो सारी यहाँ से फेच होके कहाँ चली गई, इस डायमेंशन टेबल में चली गई। अगेन मैं रिलेशनशिप बनाऊंगा दिस प्रोडक्ट की दिस प्रोडक्ट की के साथ, तो रिलेशनशिप 1 to many बनेगी। इस केस में ठीक है डुप्लीकेशंस नहीं है यहाँ पे, बट डुप्लीकेशंस कैन बी पॉसिबल, राइट। नंबर ऑफ कस्टमर, 2 कस्टमर एक प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं हो, या कोई उनके ऊपर किसी ने कुछ लिमिट नहीं लगाया हुआ है कि आप नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर dimension table and fact table, also primary key and foreign key. Primary is unique, not null. Foreign key can be a duplications, वो unique नहीं होती, वो duplicate form में available होती है। Yes, this dimension table contains primary key customer की, ये customer की यहाँ पे act करेगी foreign key। This product key act as a primary key in product table, but यहाँ पे वो act करेगी foreign key। समझ में आया अभी ऑनलाइन स्टूडेंट? इसीलिए जब हमने कस्टमर की रिलेशनशिप बनाई सेल्स फैक्ट के साथ, ये 1 to many रिलेशनशिप में बना। इसको रीड कैसे करेंगे, अगर मैं रिलेशनशिप रीड कर रहा हूँ कस्टमर टेबल से सेल्स फैक्ट टेबल तक, तो मैं इसको रीड करूंगा 1 to many। अगर मैं रीड कर रहा हूँ सेल्स फैक्ट टेबल से कस्टमर टेबल तक, तो रीड करूंगा many to 1। वो दोनों सेम ही है, बस रीड करने का जो वे है, आप ट्रांजैक्शन टेबल से डायमेंशन टेबल तक रीड कर रहे हो तो many to 1 कंसिडर होगा, और डायमेंशन टेबल से ट्रांजैक्शन टेबल तक रीड कर रहे हो तो 1 to many रीड किया जाएगा, ठीक है। सो ये 2 कार्डिनलिटी हो गई, 1 to many to 1। 2 आर मोर कार्डिनलिटीज, 1 to 1 एंड many to many,
ठीक है, वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स मेक रिलेशनशिप विथ अदर टेबल आल्सो। अगर मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, लेट्स से देखो यहाँ पे कस्टमर टेबल का एक कस्टमर की मैंने रिफ्लेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे वो यूनिक फॉर्म में लिखा, एक रो मिला। बट अगर मैं सेम कस्टमर की 11 जो भी है 11,000 समथिंग, राइट, अगर मैंने सेल्स फैक्ट का टेबल ओपन किया और इस सेल्स फैक्ट टेबल में यहाँ पे कस्टमर की को अगर ट्राई किया सर्च करने का, जैसे एक नंबर का ही है तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे वो मल्टीपल डुप्लीकेशंस के फॉर्म में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक कस्टमर ने एक ही ऑर्डर दिया होगा, एक कस्टमर ने मल्टीपल ऑर्डर्स दिया होगा, इसलिए ये रिलेशनशिप जो बनी वो वन टू मेनी बनी। अभी समझ में आ रहा है ना? वन टू मेनी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? वन स्टैंड्स फॉर यूनिकनेस, स्टार स्टैंड्स फॉर डुप्लीकेशंस। तो जैसे हमने कस्टमर टीम की रिलेशनशिप बनाई सेल्स फैक्ट के कस्टमर की के साथ, वैसे अगेन रिलेशनशिप बनाते हैं प्रोडक्ट टेबल की। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, एक सवाल मन में आता है कि रिलेशनशिप बनानी ही क्यों है? हाँ, जरूरत क्या है इसकी रिलेशन की? इतना समझने की क्या जरूरत है? अगर ये सारी इंफॉर्मेशन इस सेल्स फैक्ट टेबल में अवेलेबल है तो ये रिलेशनशिप बनाने की जरूरत क्या है? ठीक है, सो मैं लेट्स से यहाँ पे इस कैनवास पे जाता हूँ, आई सिंपली क्विकली मेक सम चार्ट्स। मैंने एक टेबल लिया, एंड इस सेल्स फैक्ट टेबल से मैंने ये कस्टमर की उठाई एंड having some order quantity. It may add some filtration. इससे मैंने 2015 का अगस्त मंथ लिया होगा। इसकी ऑर्डर क्वांटिटी एक ही है, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, सो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, इसको टेबल विजुअल में ले रहा हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर विजुअल मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दिस कस्टमर ये जो नंबर है उस नंबर ने कितनी क्वांटिटी को ऑर्डर किया हुआ, जो रिलेशनशिप हमने बनाई उस रिलेशनशिप को कैसे यूज किया जाता है। अभी
मुझे पता नहीं है कि ये 14023 ये नंबर बिलोंग्स टू विच कस्टमर। मुझे कस्टमर का नाम देखना है कि क्या नाम है उस कस्टमर का। तो अगर मैं रिलेशनशिप नहीं बनाता हूँ, ये फॉर एग्जांपल इस रिलेशनशिप को मैं टाइम बिंग के लिए डिलीट कर दूं, कस्टमर का हमने रिलेशनशिप नहीं बनाई है अभी, ऐसे कंसिडर करो। जो दो कॉलम्स हमने यूज किए एनालिसिस के लिए वो सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर से ही है। एक कस्टमर की यूज किया हुआ है, दूसरा ऑर्डर क्वांटिटी का न्यूमेरिक कॉलम यूज किया, ठीक है। मुझे अगर कस्टमर का नाम देखना है तो वो नाम किस में है, इस कस्टमर के डायमेंशन टेबल में, ठीक है। तो अगर मैं एनालिसिस में कस्टमर का जो नाम है वो नाम का कॉलम लेता हूँ इस कस्टमर के टेबल में से, लेट्स से दिस फुल नेम, इसको मैंने यहाँ पे लिया, तो ये एक मुझे एरर शूट करेगा। एरर में क्या दिखाएगा, इफ यू सी द सी डिटेल्स can't display the data because Power BI can't determine the relationship between two or more fields। आपने जो फुल नेम का जो कॉलम यहाँ पे यूज किया हुआ है वो फुल नेम का कॉलम बिलोंग करता है कस्टमर टेबल के साथ, और जो दो बाकी के दो कॉलम है कस्टमर की एंड ऑर्डर क्वांटिटी, ये बिलोंग करते हैं सेल्स फैक्ट टेबल के साथ। अगर आपने रिलेशनशिप नहीं बनाई हुई है उन दो टेबल्स के बीच में तो आपको कस्टमर का नाम नहीं दिखाई देगा। इसलिए मुझे इसमें कस्टमर की रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। मैं इसको ड्रैग करूंगा, इस कस्टमर की के ऊपर यूज कर दूंगा तो सेम ही विंडो ओपन होगा। जब ये रिलेशनशिप बन गई मेरी, इफ आई अगेन क्रॉस चेक, देखो ये विजुअल अभी काम करना शुरू करेगा और जिस कस्टमर की के लिए उसका फुल नेम एसोसिएटेड है वो कस्टमर का नाम मुझे वो शो करेगा। सो कस्टमर की यूजिंग इंस्टेड ऑफ कस्टमर की मैं फुल नेम यूज करूंगा इस विजुअल में फॉर द एनालिसिस पर्पस कि मिस्टर ब्रैंडन राजे करके जो बंदा है इसकी ऑर्डर क्वांटिटी 1 है। कस्टमर के नाम से ही मुझे वो कस्टमर की पहचान होगी, उसके नंबर की पहचान तो पावर बीआई या डेटा सोर्स के इंटरनल रिलेशनशिप के लिए है, डेटा स्टोरिंग के लिए है, फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए है। बट हम तो मशीन नहीं है, राइट, हम ह्यूमन है। हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे कि हम नंबर से तो याद नहीं रख सकते। लेट्स से मेरे पास हजारों कस्टमर है, उन हजारों कस्टमर की जो नंबर्स है वो ऑलवेज मेरे माइंड में नहीं रहेंगे कि किस कस्टमर का क्या नाम नंबर है। मैं कस्टमर को कैसे पहचानूंगा, उसके नाम से ही पहचानूंगा। तो नाम को लाने के लिए मुझे रिलेशनशिप करना जरूरी है, क्योंकि एनालिसिस पर्पस के लिए मैं विजुअलाइजेशंस में दो अलग अलग टेबल को यूज कर रहा हूँ। फुल नेम कहाँ से आ रहा है, कस्टमर के टेबल से आ रहा है। सेल्स फैक्ट में जो ऑर्डर क्वांटिटी है उसको मैंने यूज किया हुआ, सो दो टेबल यूज किए हुए हैं। तो जब तक उन दो टेबल्स में रिलेशनशिप नहीं होगी आपको विजुअल आपको डेटा शो नहीं करेगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? दैट्स व्हाई वी रिक्वायर दिस रिलेशनशिप्स। ये मॉडल इसलिए जरूरी है क्रिएट करना, तभी आप एनालिसिस प्रॉपरली बना सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। सो कस्टमर टेबल की रिलेशनशिप्स हमने सेल्स फैक्ट टेबल से बना ली। अगेन वी हैव दिस कैलेंडर टेबल। कैलेंडर टेबल की रिलेशनशिप मैंने सेल्स फैक्ट टेबल के ऑर्डर डेट से की हुई है, सेम वे से। अभी दूसरी बात, कैलेंडर टेबल की रिलेशनशिप ऑर्डर डेट से ही क्यों की मैंने, क्योंकि मेरा जो सेल्स फैक्ट का टेबल है इसमें मल्टीपल डेट के कॉलम है। जैसे कि मेरे पास स्टॉक डेट भी है एंड ऑर्डर डेट भी है, दो डेट के कॉलम है। बट ऑलवेज जब भी आप एनालिसिस करते हो ये हमें क्लाइंट से पूछना होता है कि जो डेट का कॉलम वो रेफर करना चाहते हैं, राइट, जो एनालिसिस करना चाहते हैं वो कौन से डेट के बेसिस पे हो। लेट्स से कि उनके डेटा में मल्टीपल डेट्स है, जैसे हमारे पास भी है। आपका ट्रांजैक्शन टेबल में मल्टीपल डेट्स हो सकती है। जैसे कोई डेटा में जैसे अमेजोन का अगर मैं डेटा बात करूँ तो वहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर की एक डेट होगी जिस दिन आपने ऑर्डर पुट की है, राइट, देन शिप डेट भी होगी, डिलीवरी डेट भी होगी, ये सारी मल्टीपल डेट्स के कॉलम है। तो मेरा एनालिसिस किस पे डिपेंड होगा, ये क्लाइंट आपको बताएगा। मुझे एनालिसिस मुझे कौन सी डेट कंसिडरेशन में लेनी है फॉर द एनालिसिस पर्पज। मेरे लिए यहाँ पे ऑर्डर डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्डर डेट से ही मेरा सेल्स जनरेट कितना हो रहा है ये मुझे समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैंने जो मेरा रिलेशनशिप है कैलेंडर टेबल की डेट का ऑर्डर डेट से कनेक्ट किया हुआ है। लेट्स से कि क्लाइंट चाहता है कि नहीं ऑर्डर डेट से कनेक्ट मत करो, आप सेल हमारा जो लेट्स से कि स्टॉक डेट है, हमें एनालिसिस जो भी करना है आप स्टॉक डेट के बेसिस पे एनालिसिस करो। तो मुझे रिलेशनशिप ऑर्डर कैलेंडर टेबल की डेट की स्टॉक डेट के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन होगा
ये ऑर्डर डेट जो है, अभी लेट्स से कि मैं यहाँ पे फिल्ट्रेशंस कुछ क्लियर करता हूँ, और जो दो डेट है स्टॉक डेट एंड ऑर्डर डेट वो तो अलग अलग होगी। लेट्स से मैंने पूछा कि 2016 का सेल कितना है, तो वो क्या करेगा, इस ऑर्डर डेट में जाएगा, यहाँ पे 2016 की जितनी डेट्स होंगी उनको फिल्टर आउट करेगा और फिर सेल की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। बट जरूरी नहीं है ना कि ऑर्डर डेट एंड स्टॉक डेट एक ही में हो। जैसे कि इसकी ऑर्डर डेट देखो 3 जनवरी 2016 है, लेकिन स्टॉक डेट क्या है, 2002 है, समथिंग कुछ है, 2002 समथिंग। सो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2016 का फिल्ट्रेशन लगाऊं तो ये मैच नहीं करेगी वैल्यूज। इसलिए एनालिसिस जो भी करते हैं हम, उसमें डेट का जो कॉलम यूज करना है ये आपको क्लाइंट से ऑलवेज कंफर्म करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम एनालिसिस कर रहे हैं ऑर्डर डेट के बेसिस पे। कभी कभी एनालिसिस जो करना होता है वो हमें मल्टीपल डेट्स के कॉलम भी कंसिडरेशन में लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि आप जो एनालिसिस कर रहे हैं उस पर आपको किसी पर्टिकुलर विजुअल के कैलकुलेशन में स्टॉक डेट का भी एनालिसिस शो करना है, तो आपको रिलेशनशिप फिर वैसे बनानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो ये रिलेशनशिप आप बनाते हो टेबल्स के बीच में, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स कैसे होते हैं, दो टेबल्स के बीच में आप मल्टीपल मेनी रिलेशनशिप बना सकते हो, लेकिन एट अ टाइम एक ही रिलेशनशिप एक्टिव रहेगी, बाकी सारी इनएक्टिव रहेंगी। और जो रिलेशनशिप एक्टिव रहती है वही रिलेशनशिप कैलकुलेशंस में यूज की जाती है। इनएक्टिव रिलेशनशिप्स कैलकुलेशंस में कंसिडर नहीं की जाती। आपका जो डिफॉल्ट कैलकुलेशन होगा वो सारा एक्टिव रिलेशनशिप्स पे होगा। इनएक्टिव रिलेशनशिप क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इस डेट की कॉलम की रिलेशनशिप में एक रिलेशनशिप में ऑर्डर डेट के साथ बना चुका हूँ, मैं अगेन डेट के कॉलम को ड्रैग किया और प्लेस किया अभी स्टॉक डेट के ऊपर। ठीक है, डेट का ये मेरा ये कॉलम है, स्टॉक डेट का कॉलम मेरा सेल्स फैक्ट का टर्म। यहाँ पे देखो डिफॉल्ट में कार्डिनलिटी तो वो लेगा 1 to many, लेकिन ये मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव जो है ना वो अनचेक रहेगा, वो चेक नहीं रहेगा। जब फर्स्ट रिलेशनशिप बनाई थी तो ये चेक था बाय डिफॉल्ट, अभी ये अनचेक होगा क्योंकि इन दो टेबल्स में पहले ही आप एक रिलेशनशिप बना चुके हैं ऑर्डर डेट के साथ। अगर मैंने इसको एक्टिव करने का ट्राई किया तो वैलिडिटी कर रही है तो यहाँ पे एक एरर शूट करेगा वो। देयर आर एम्बिगुअस पाथ बिटवीन सेल्स फैक्ट एंड कैलेंडर टेबल। ये कुछ रिलेशनशिप सेल्स फैक्ट कैलेंडर टीम, सेल्स फैक्ट कैलेंडर टीम, ऐसे कुछ रिलेशनशिप बता रहा है कि इसमें कुछ एम्बिगुअस पाथ उसको लग रहा है, एक ऑलरेडी एक्टिव रिलेशनशिप है, इसलिए तो मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। इफ आई सेव कर रहा हूँ इसको अगेन, ठीक है। अभी लेट से मैं लेआउट में ले रहा हूँ इसको ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। मैं कैलेंडर टीम को ले रहा हूँ यहाँ पे एंड सेल्स फैक्ट को ले रहा हूँ। जो रिलेशनशिप हमने वहां बनाई वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई देंगी हमें। देखो एक रिलेशनशिप सॉलिड है, दूसरी डॉटेड है। ये जो डॉटेड रिलेशनशिप्स होती है दोज आर इनएक्टिव रिलेशनशिप्स। सॉलिड वाली जो होती है उसको हम बोलेंगे एक्टिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो दो टेबल्स के बीच में मल्टीपल रिलेशनशिप्स पॉसिबल होती है, लेकिन एक ही रिलेशनशिप एक्टिव रहती है, बाकी सारी रिलेशनशिप्स इनएक्टिव रहेंगी। ठीक है, इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी रिलेशनशिप्स आर पॉसिबल बिटवीन टू टेबल्स। सो आंसर क्या होगा, इन टू टेबल्स मल्टीपल रिलेशनशिप्स आर पॉसिबल बट एट अ टाइम ओनली वन रिलेशनशिप्स आर एक्टिव, रिमेनिंग ऑल द रिलेशनशिप्स आर इन इनएक्टिव स्टेट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उस पे कि इफ वी वांटेड टू यूज इनएक्टिव रिलेशनशिप देन व्हिच फंक्शंस यू यूज इन डैक्स। ठीक है, फंक्शंस हम बाद में देखेंगे। जैसे कि मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, जो भी कैलकुलेशंस मैं करूंगा यहाँ पे जो भी लॉजिक लिखूंगा ये एक्टिव रिलेशनशिप को यूज करके वो मुझे आंसर देगा, लेकिन मुझे ये स्टॉक डेट को यूज करके आंसर निकालना रहेगा, तो मुझे कुछ डैक्स में फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। जब हम डैक्स देखेंगे पढ़ेंगे तब वो देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद रखो, दो टेबल्स के बीच में मल्टीपल रिलेशनशिप पॉसिबल होती है बट एक ही रिलेशनशिप एक्टिव रहेगी, बाकी ऑल रिलेशनशिप्स इन इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स क्या होंगे, टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स होंगे एक्टिव रिलेशनशिप्स, इनएक्टिव रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये दो टाइप हुए। कार्डिनलिटी के टाइप पूछे तो कार्डिनलिटी के टाइप रहेंगे 1 to many, many to 1, 1 to 1 एंड many to many। ठीक है, we never use many to many relationships। many to many relationship मतलब
बोथ टेबल में डुप्लीकेट डेटा। ऐसा कब होता है? जब बोथ टेबल मेरे ट्रांजैक्शन टेबल हो, उस केस में डुप्लीकेशंस का डेटा पॉसिबल होता है या मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बनती है। लेकिन वी नेवर यूज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट जो हमारे ट्रांजैक्शन टेबल है उन दोनों को कनेक्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ, वो कनेक्ट होते हैं डायमेंशन टेबल के थ्रू के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो ये लेआउट है, हमारे पास दो फैक्ट टेबल है, राइट, एक रिटर्न का फैक्ट टेबल है, एक सेल का फैक्ट टेबल। यहाँ पे भी प्रोडक्ट की है और यहाँ पे भी प्रोडक्ट की है, सेल्स फैक्ट के अंदर भी प्रोडक्ट की है। और अगर मैंने इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया फॉर एग्जांपल, तो देखो ये कार्डिनलिटी क्या बता रहा है मुझे, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न फैक्ट्स में भी डुप्लीकेशंस के फॉर्म में है प्रोडक्ट की, सेल्स फैक्ट में भी वो डुप्लीकेशंस के फॉर्म में है। तो ऐसी रिलेशनशिप्स क्या होगी, मेनी टू मेनी बनेगी, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन बोथ रहेगा इसका। इफ आई सेव दिस, ऐसा कुछ रिलेशनशिप बनेगा वो। इसकी डायरेक्शन दिख रही है क्रॉस फिल्टरिंग की, ये डायरेक्शन होती है फिल्टर डायरेक्शन। बाकी सब जगह पे जहां पे भी वन टू मेनी रिलेशनशिप बना है, डायरेक्शन बनेगी वन साइड से निकल के मेनी साइड तक, बोथ डायरेक्शन ऐसी बनेगी। इसका सिंबल देखो ऐसे रहेगा, मैं लेआउट में यहाँ पे इनको ले रहा हूँ, रिटर्न फैक्ट एंड सेल्स फैक्ट, ये ऐसे बनेंगे, इसको हम बोलेंगे बोथ डायरेक्शन, ठीक है। और रिलेशनशिप कैसी बनी, मेनी टू मेनी, बट वी नेवर यूज दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप मेनी टू मेनी, वी ऑलवेज प्रेफर वन टू मेनी रिलेशनशिप्स, क्योंकि वन टू मेनी रिलेशनशिप से ही परफॉर्मेंस जो होता है आपकी रिपोर्ट्स का वो बढ़ता है, ठीक है। रेयर केस के लिए आप मेनी टू मेनी रिलेशनशिप यूज करते हो, जैसे कि रो लेवल सिक्योरिटी का एक पॉइंट आता है हमारे यहाँ पे, हम डेटा के ऊपर सिक्योरिटीज अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटीज इन द सेंस की, जैसे कि मेरी एक बड़ी कंपनी है, अलग अलग कंट्रीज में काम चलता है मेरा, ठीक है। तो लेट्स से कि जर्मनी के कुछ कंपनी के यूजर्स है जो भी पावर बीआई यूज करते हैं, एंड कुछ कस्टमर्स या कुछ यूजर्स है इंडिया में एम्प्लॉइज, वो भी पावर बीआई यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक कंबाइनली रिपोर्ट बनाया जो सारी कंट्रीज का कंबाइनली सेल्स है। तो जब जर्मनी के यूजर पावर बीआई का रिपोर्ट देखेंगे, वो वाला रिपोर्ट जो हमने बनाया है सपोज फॉर एग्जांपल, तो उनको सिर्फ जर्मनी का ही डेटा दिखेगा, उनको इंडिया का डेटा नहीं दिखेगा। और इंडिया के यूजर सेम रिपोर्ट देखेंगे तो उनको इंडिया का ही डेटा दिखेगा, जर्मनी का नहीं दिखेगा। तो ये जो सिक्योरिटी होती है जिसको हम रो लेवल सिक्योरिटी बोलते हैं, इस सिक्योरिटी को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, कुछ एक टेबल बना के यहाँ पे लोड करना पड़ता है। उस टाइम पे रिलेशनशिप मेनी टू मेनी यूज कर सकते हो आप। तो ऐसा एक सिनारियो बोल रहा हूँ मैं, हम रो लेवल सिक्योरिटी का जब पढ़ेंगे, सर्विसेज जब सीखेंगे, तब उस टाइम पे तो हम देखने वाले हैं इसको। बट उस केस के लिए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आप यूज कर सकते हो, बट नॉर्मली ऐसे हम डायरेक्टली फैक्ट टेबल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, और करते नहीं। बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स अवॉइड करो, ऑलवेज यूज वन टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है। तो मैं इस रिलेशनशिप को डिलीट करता हूँ। ये जो टेबल्स रहेंगे, ये टेबल्स एक कॉमन कॉलम को यूज करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, जिसको हम ब्रिज कॉलम कहते हैं। इसमें इन दोनों टेबल्स में ब्रिज टेबल कौन सा रहेगा, वो रहेगा प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट डिम को मैंने यहाँ पे लेके आया, ये जो रिलेशनशिप है जो मेनी टू मेनी बनी, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। देन आई कैन कनेक्ट दिस प्रोडक्ट की विद दिस प्रोडक्ट की, जो मेरी बनेगी वन टू मेनी रिलेशनशिप, एंड दिस प्रोडक्ट की अगेन विद दिस प्रोडक्ट, जो बनेगी अगेन वन टू मेनी रिलेशनशिप। सो दो फैक्ट टेबल को कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज टेबल यूज करेंगे, जो वन टू मेनी रिलेशनशिप्स क्रिएट करता है दोनों टेबल्स। समझ में आ रहा है? मतलब क्योंकि दोनों टेबल्स में ये जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, इस प्रोडक्ट टेबल से ही आ रही है ना।
रिटर्न के टेबल में जो डेटा है बेसिकली वो क्या है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका कौन से डे को रिटर्न हुआ है। सेल्स फैक्ट के टेबल में क्या इंफॉर्मेशन है कि कौन सा प्रोडक्ट किस डेट पे सेल हुआ है, मतलब कि उसकी ऑर्डर गई हुई है। तो दोनों टेबल में जो प्रोडक्ट यूज किया है, प्रोडक्ट की यूज किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसी टेबल के अंदर अवेलेबल है। इसीलिए हमने ये टेबल एज अ ब्रिज टेबल यूज किया इन ऑर्डर टू कनेक्ट रिटर्न फैक्ट की इंफॉर्मेशन आल्सो एंड सेल्स फैक्ट की इंफॉर्मेशन आल्सो। अगर लेट्स से मुझे ये एनालाइज करना है कि मैंने कितने प्रोडक्ट, अभी लेट्स से कि मैं अगर अगेन स्क्रीन पे कैनवास पे गया यहाँ पे, ठीक है, और इंस्टेड ऑफ दिस फुल नेम मैंने क्या किया, प्रोडक्ट टेबल में से जो मेरी इंफॉर्मेशन सेल्स टेबल के अंदर का अगर मैं प्रोडक्ट की लेके आऊँ यहाँ पे, तो वो अगेन इंफॉर्मेशन कैसी देगा मुझे, प्रोडक्ट की देगा यहाँ पे 368 नंबर का की देगा। लेकिन ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट डिम में होगी। तो जब तक प्रोडक्ट डिम की कनेक्टिविटी या रिलेशनशिप बनेगा नहीं मेरा सेल्स फैक्ट टेबल के साथ, तब तक मुझे उस प्रोडक्ट का नाम नहीं दिखेगा। नाउ इफ आई सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम दिस प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल, तो मुझे वो प्रोडक्ट का नाम भी शो करेगा क्योंकि हमने रिलेशनशिप बनाई है। तो मैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट कौन सा है 368 नंबर का। नाउ आई डोंट रिक्वायर दिस प्रोडक्ट की, तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। तो इस इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है मुझे प्रोडक्ट के नाम की और उसकी ऑर्डर क्वांटिटी जानने के लिए, राइट। अगेन जैसे कस्टमर के रिगार्डिंग हमने देखा था कि कस्टमर के नंबर हमारे याद में नहीं रह सकते, लेकिन कस्टमर का नाम हमें पता हो सकता है कि वो कस्टमर कौन है। तो सेम वे प्रोडक्ट के नाम से हम उसको एनालाइज करेंगे कि इस प्रोडक्ट की कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है, कितना सेल है, कितना कॉस्ट है इसका, या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना प्रॉफिट है। ये प्रोडक्ट के नाम से एनालाइज करेंगे आप, क्योंकि कोई भी यूजर, कोई भी ह्यूमन बीइंग मशीन नहीं है, उसको नंबर्स की भाषा याद नहीं आती या याद नहीं रहेगी। उसको नाम से ही पता चलेगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, राइट। सो एनालिसिस करते टाइम पे वी ऑलवेज यूज डायमेंशन टेबल्स एट्रीब्यूट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। हम की को यूज नहीं करेंगे, की क्योंकि मतलब नहीं बनता। की किस लिए है, बस फिल्ट्रेशन के लिए। ये जो रिलेशनशिप्स हम बनाते हैं उसके लिए वो कीज जनरेट की जाती है और परफॉर्मेंस पर्पस। लेकिन एक्चुअल एनालिसिस किस पे होता है, जो एट्रीब्यूट्स है, प्रोडक्ट का नाम है, मैं उस प्रोडक्ट के नाम को यूज करूंगा, ना कि प्रोडक्ट की को। ठीक है। सो अगेन इफ आई गो टू दिस ऑल टेबल, ठीक है, कस्टमर की रिलेशनशिप सेल्स फैक्ट से बना दी हमने। अगेन कैलेंडर टेबल की रिलेशनशिप भी हमने सेल्स फैक्ट से बना दी। प्रोडक्ट टेबल की रिलेशनशिप्स हमने रिटर्न के साथ बनाई है एंड सेल्स फैक्ट के साथ बनाई हुई है। बचे हुए टेबल से एक प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड टेरिटरी। अगेन इफ आई क्लोजली सी दिस टेरिटरी टेबल की इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या क्या कॉलम्स रहे मेरे पास, कॉन्टिनेंट है, कंट्री, रीजन एंड सेल्स टेरिटरी की है। ये सेल्स टेरिटरी की मेरे पास रिटर्न के टेबल में भी अवेलेबल है और सेल्स के टेबल में भी अवेलेबल है। इसको जोड़ने का क्या मतलब रहेगा, इफ आई वांटेड टू एनालाइज दैट किस रीजन से कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुई है या किस रीजन से कितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई है, ये कैसे पता चलेगा, जब टेरिटरी डायमेंशन टेबल में रिटर्न्स के फैक्ट के साथ एंड सेल्स फैक्ट के साथ कनेक्ट करूंगा। तो अगेन आई सेल्स टेरिटरी की मैं यहाँ से उठा के टेरिटरी की को कनेक्ट कर रहा हूँ रिटर्न्स के साथ विथ वन टू मेनी रिलेशनशिप, and same way with the sales territory key with this territory key in sales fact table in order to calculate ki which regions having higher, or to analyze ki which regions having how much order quantity or how much sale। ठीक है, दो रिलेशनशिप्स बना दिए मैंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जब हमारे पास हेरार्किकल डेटा होता है। हेरार्किकल डेटा मतलब मैंने अभी आपको समझाया, राइट। हमारे पास दो हेरार्कीज अवेलेबल है, एक है कैलेंडर टेबल की हेरार्की। नॉर्मली आपको कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि हेरार्की क्या होती है, पावर बीआई में कैलेंडर की या डेट की हायरार्की बताओ। डेट की हायरार्की आपको कहाँ पे देखने मिलेगी, लेट्स से कि दिस माय कैलेंडर टेबल। इसको मैंने अगर एक्सपांड किया तो देखो यहाँ पे डेट करके लिख के आ रहा है। इस डेट को अगर एक्सपांड किया तो देखो यहाँ पे डेट हायरार्की ऑटोमेटिकली बन के आई हुई है। हायरार्की कैसे बनती है, पहले मैक्स होती ईयर पहले आएगा, क्वार्टर्स, मंथ एंड डे। तो जो मेन कैटेगरी होगी, जो बड़ी कैटेगरी होगी वो सबसे ऊपर रहेगी, और जो लीस्ट होगी, ग्रेन्युलरिटी लेवल पे होगी, वो सबसे लास्ट रहेगी। हमारे केस में अगर डेट की हायरार्की की बात करें तो ईयर सबसे टॉप पे रहेगा, डे सबसे लास्ट रहेगा। सेम वे में हमारे पास जो प्रोडक्ट की कैटेगरी बनी हुई है, तो प्रोडक्ट कैटेगरी ऊपर रहेगी,
उसके बाद आएगी सब कैटेगरी एंड उसके बाद आएगा प्रोडक्ट, क्योंकि एक प्रोडक्ट की मल्टीपल सब कैटेगरीज है एंड उस सब कैटेगरीज के मल्टीपल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आपका एंड पार्ट है, ग्रेनुलरिटी लेवल क्या है, प्रोडक्ट है, लेकिन कहाँ से आता है, कैटेगरी से, राइट? समझ में आ रहा है? कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। तो रिलेशनशिप जो ये बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ये जो रिलेशनशिप बनेंगी हमारी, क्योंकि प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है यहाँ पे आपको कहीं पे भी प्रोडक्ट कैटेगरी की का कॉलम नहीं मिलेगा। मेरा जो ये ट्रांजैक्शन टेबल है, इस ट्रांजैक्शन टेबल में ये सेल्स फैक्ट का हमारा जो टेबल है, इसमें आपको प्रोडक्ट कैटेगरी की का कॉलम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस टेबल में प्रोडक्ट की है, ग्रेनुलरिटी लेवल क्या है, प्रोडक्ट लेवल है। ट्रांजैक्शन टेबल में आपको प्रोडक्ट की मिलेगी, प्रोडक्ट की कैटेगरी की नहीं मिलेगी। वो कहाँ मिलेगी? वो सब कैटेगरी में मिलेगी। इसीलिए रिलेशनशिप बनते समय प्रोडक्ट कैटेगरी की रिलेशनशिप बनेगी सब कैटेगरी के साथ एंड दिस सब कैटेगरीज की रिलेशनशिप बनेगी प्रोडक्ट के साथ एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद सेल्स फैक्ट। सो ये ऐसे इनडायरेक्टली कनेक्ट होगा, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि कौन से प्रोडक्ट का कितना ऑर्डर हुआ है। लेट्स से कि प्रोडक्ट नंबर 1 उसकी ऑर्डर क्वांटिटी है 10। अभी मुझे किसी ने पूछा, या एनालिसिस करते समय क्लाइंट को ये देखना चाहता है कि दिस प्रोडक्ट 1 बिलोंग्स टू विच सब कैटेगरी एंड विच कैटेगरी। हमारे पास 4 कैटेगरीज थी, राइट? क्लोथिंग, बाइक, एक्सेसरीज एंड समथिंग, एक कुछ और कैटेगरी थी एंड सब कैटेगरीज भी मेरे पास मल्टीपल है। तो प्रोडक्ट लेवल को यूज करके मैं कैसे अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, क्योंकि सेल्स फैक्ट का जो टेबल है, इस सेल्स फैक्ट के टेबल में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे बस नंबर है, 352 नंबर है। तो ये 352 नंबर कौन से कैटेगरी में आता है? ये जो कैटेगरी का टेबल है हमारे पास, राइट? बाइक्स 352 जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कैटेगरी में, बाइक में है, कंपोनेंट्स में, या क्लोथिंग में, या वो कौन सी सब कैटेगरी में आता है? इतनी सारी सब कैटेगरीज है, ये सारी सब कैटेगरीज के अंदर वो प्रोडक्ट है सारे। तो 352 नंबर का जो प्रोडक्ट है उसकी सब कैटेगरी कौन सी है, सब कैटेगरी का नाम क्या है, उसकी कैटेगरी का नाम क्या है, ये एनालाइज करने के लिए, ये डीप डाइव जाने के लिए रिलेशनशिप मुझे बनानी पड़ेगी कैटेगरीज के सब कैटेगरीज के साथ, सब कैटेगरीज की प्रोडक्ट के साथ एंड देन प्रोडक्ट की सेल्स फैक्ट के साथ। तब जब फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन कैसे होगा? लेट से मैंने कोई एक्सेसरीज का फिल्ट्रेशन लगाया मेरे डेटा के ऊपर, तो ये एक्सेसरीज का फिल्ट्रेशन क्या करेगा? इस सब कैटेगरी को फिल्टर आउट करेगा पहले कि मेरी एक्सेसरीज इस कैटेगरीज में कितनी सब कैटेगरीज है। अगेन वो फिल्टर आउट हुई सब कैटेगरीज इस प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करेगी, क्योंकि प्रोडक्ट के टेबल में आपका सब कैटेगरी का की है। मेरी सब कैटेगरीज इस प्रोडक्ट को फिल्टर करेगी, तब मुझे उस सब कैटेगरी के अंदर के प्रोडक्ट मिलेंगे और वो जब प्रोडक्ट फिल्टर आउट हो जाएंगे तो वो प्रोडक्ट इस सेल्स फैक्ट टेबल को फिल्टर आउट करेगा। ठीक है? तो फिल्ट्रेशन ऐसे पास होता है। तो इसको हम फिल्टर कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रो कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज फिल्टर इवैल्यूएशंस। ये कंसेप्ट आपको इंटरव्यू में एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक है? ये बाद में भी हम वापस से रिवाइज करने वाले हैं कि जब अपन मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, फिल्टर इवैल्यूएशंस क्या होता है, या रो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। मोस्टली जब अपन डैक्स देखने वाले हैं तब ये कंसेप्ट सारी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो पावर बीआई में बहुत सारी कंसेप्ट आती है। एक बार इनिशियल लेवल पे थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा ये, बट जैसे जैसे आप अंडरस्टैंड करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे ये सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये समझने की चीजें है सारी। ठीक है? एक बार आप समझ गए, आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है? तो लेट मी क्रिएट दिस रिलेशनशिप एंड देन वी विल स्टॉप टुडे फॉर दिस। सो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए कैटेगरी की जो प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल का जो मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी है, इसको कनेक्ट करूंगा मैं प्रोडक्ट सब कैटेगरी की प्रोडक्ट कैटेगरी की को। ऐसा मैं करूंगा तो रिलेशनशिप कैसी बनेगी? यहाँ पे वन टू मेनी बनेगी। क्यों वन टू मेनी बनेगी रिलेशनशिप? बताओ मुझे। व्हाई दिस रिलेशनशिप इज वन टू मेनी बिटवीन प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज। अगर मैंने आपको डेटा दिखाया, दिस इज माय प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल, यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट कैटेगरी की एंड कैटेगरी का नाम है। अगर मैंने सब कैटेगरी का डेटा दिखाया आपको तो यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम है।
एक है प्रोडक्ट सब कैटेगरी की जो इस टेबल में प्राइमरी की काम कर रही है, सब कैटेगरी का नाम है, एंड प्रोडक्ट कैटेगरी की है जो यहाँ पे फॉरेन की काम कर रही है। तो अगर लेट से यहाँ पे मैंने अगर सब कैटेगरी बेसिस पे फिल्ट्रेशन लगाया, इस प्राइमरी की के बेसिस पे फिल्ट्रेशन लगाया, लेट से मैंने 1 नंबर पे फिल्ट्रेशन लगाया, जैसे 1 पे फिल्ट्रेशन लगाया, तो माउंटेन बाइक ये जो है ये बिलोंग करता है प्रोडक्ट कैटेगरी 1 से, राइट। तो मतलब एक सब कैटेगरी के लिए एक रो है मेरे पास, सब कैटेगरी की एक्ट एज अ प्राइमरी की फॉर प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल। एक 5-10 मिनट, ठीक है। इसको मैंने, ये अंडरस्टैंड हो रहा है, सब कैटेगरी की में प्रोडक्ट सब कैटेगरी की एक्ट एज अ प्राइमरी की, दैट्स वाई हमें एक रो मिल रहा है। लेकिन जो एक रो मिल रहा है हमें, अगर मैंने इसको प्रोडक्ट कैटेगरी की को, जो ये फॉरेन की यहाँ पे काम करी, इसको फिल्टर आउट किया और इसको मैंने अगर 1 पे फिल्टर आउट किया, तो एक सब कैटेगरी की, एक कैटेगरी के लिए मेरे पास मल्टीपल सब कैटेगरीज है। दैट्स वाई वो रिलेशनशिप जो बना वो 1 to many बना, क्योंकि प्रोडक्ट की यहाँ पे डुप्लीकेशंस के फॉर्म में, जो कि प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल्स में वो एक यूनिक आइडेंटिफायर है। प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल में प्रोडक्ट कैटेगरी की एक्ट एज ए प्राइमरी की, बट प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल में प्रोडक्ट कैटेगरी की एक्ट एज ए फॉरेन की। इसीलिए ये जो रिलेशनशिप बना हुआ है ये 1 to many रिलेशनशिप बना है। जैसे इन दोनों में रिलेशनशिप है, वैसे ही रिलेशनशिप है प्रोडक्ट सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट के बीच में, कि मेरे पास एक सब कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। तो जब मैं प्रोडक्ट सब कैटेगरी की को कनेक्ट करूंगा इस प्रोडक्ट टेबल के साथ, तो रिलेशनशिप कैसे बनेगी? प्रोडक्ट सब कैटेगरी की यहाँ पे यूनिक है और यहाँ पे डुप्लीकेशंस के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे पास, इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ थोड़ा, हमारे पास ये प्रोडक्ट सब कैटेगरी की है। आई विल कनेक्ट दिस प्रोडक्ट सब कैटेगरी की विद दिस सब कैटेगरी रिलेशनशिप, अगेन 1 to many रिलेशनशिप। क्यों 1 to many बनी? यहाँ पे प्रोडक्ट सब कैटेगरी की जो है वो यूनिक है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की यहाँ पे एक्ट एज अ प्राइमरी की, बट वो प्राइमरी की इस प्रोडक्ट टेबल में एक्ट एज अ फॉरेन की। क्यों? क्योंकि एक सब कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट है। जैसे एक प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल सब कैटेगरीज है, वैसे एक सब कैटेगरीज के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। इसीलिए ये रिलेशनशिप जो बनी 1 to many and again 1 to many relationship. And now this product table filter my return facts and sales fact, जिसमें प्रोडक्ट की की अवेलेबल है। अब जाके मैं ये एनालिसिस कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो रिलेशनशिप बन गई। अभी मुझे अगर देखना रहेगा कि दिस रोड 250 रेड 44 ये जो प्रोडक्ट है इसकी सब कैटेगरी कौन सी है एंड कैटेगरी कौन सी है, सो मैं सिंपली क्या करूंगा, आई विल गो टू दिस प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल, प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल, यहाँ से कैटेगरी का नेम मैंने उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया प्रोडक्ट नेम के साइड में, तो मुझे बताया कि ये बाइक की कैटेगरी है। सेम वे सब कैटेगरी में जाऊंगा, सब कैटेगरी का नेम को मैंने उठाया यहाँ पे डाल दिया, तो वो ये सब कैटेगरीज मुझे बताएगा कि दिस प्रोडक्ट नेम बिलोंग्स टू बाइक कैटेगरी, सब कैटेगरी है उसकी रोड बाइक्स। ये हुआ डीप डाइव एनालिसिस, ठीक है। इसके लिए मॉडल करेक्ट बनना बहुत जरूरी है, तभी एंड तभी आपको आपके विजुअलाइजेशन में रिपोर्ट्स में करेक्ट डेटा शो करेगा। आपका मॉडल अगर रॉन्ग है, आप कितना भी अच्छा कैलकुलेशन कर लो, कितना राइट कैलकुलेशंस बना लो, वो ऑलवेज आपको रॉन्ग ही रिजल्ट शो करेगा। रिपोर्ट सिर्फ बनाना जरूरी नहीं है, एक्यूरेट रिपोर्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि हमारा काम ही वही है एज अ डेटा एनालिस्ट, हमें ये सारी चीजें चेक करके ही रिपोर्ट्स को अपलोड करना पड़ता है या क्लाइंट्स को डिलीवरी देनी पड़ती है। इसकी अलग अलग फेजेस होती है, पहले टेस्टिंग फेज होती है, आप क्लाइंट्स को वो रिपोर्ट टेस्ट करने के लिए देते हो, क्लाइंट उस पर क्यूरीज निकालता है, वापस उस पर आप पे काम करना पड़ता है। लेकिन जब आप टेस्टिंग के लिए देते हो क्लाइंट को, तो ये इंश्योर करना पड़ता है आपको कि आपने जो कैलकुलेशंस बनाया हुआ है, जो रिजल्ट्स वो दे रहा है आपका रिपोर्ट्स, वो एक्यूरेट है, करेक्ट है। ये पहले आपको चेक करना होता है। आप क्लाइंट को चेक करने के लिए नहीं दोगे कि मैंने जो कैलकुलेशन किया है कि वो चेक करो कि बराबर है कि नहीं, राइट? नहीं, ये हमारा काम है कि हमें वो चेक करके उनको देना है, ठीक है। हाँ, टेस्टिंग करने के टाइम पे वो और टेस्ट करेंगे उसको मल्टीपल सिनारियोज के लिए,
लेकिन जितना टेस्टिंग आप करो वो उतना आपके लिए अच्छा है। आपका बाद का जो काम रहेगा, क्यूरीज वगैरह आना, फिर वापस उस काम को डबल डबल करना, ये सारी चीजें फिर नहीं होगी अगर टेस्टिंग आपने प्रॉपरली किया हुआ है पहले से। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है? सो आज हमने क्या देखा, मॉडलिंग पार्ट देखा, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप देखी, एक्टिव रिलेशनशिप्स, इनएक्टिव रिलेशनशिप्स, टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी देखी, ठीक है। देन क्या देखा हमने, रिलेशनशिप्स हमने कैसे बनाते हैं, कैसे मॉडल को क्रिएट करते हैं वो देखा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट से फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल की कंसेप्ट हमने देखी, प्राइमरी की, फॉरेन की कंसेप्ट देखी, राइट। हायरार्किकल डेटा अगर कैसा है उसको मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ वो हमने देखा। दिस इज माय मॉडल, इस होल प्रोसेस को मैं मॉडलिंग बोलूंगा या पावर पिवोट बोलूंगा, ठीक है। दिस इज आवर सेकंड कंपोनेंट, अंडरस्टैंड हो रहा है? थर्ड कंपोनेंट जो है पावर व्यू का, जिसको आपको रिपोर्ट जनरेशन करना है, ये बाद में आता है थर्ड कंपोनेंट पावर व्यू, जिसमें कैनवास के ऊपर आप विजुअलाइजेशंस को यूज करके रिपोर्ट जनरेशन करते हो, ठीक है। तो ये पार्ट अपन कल देखेंगे।